नमस्कार, बिहार आवर में आपका स्वागत है। दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक और यहाँ हम आपको बता दें, शादी के बाद कोरोना संक्रमित हो रहे नवविवाहित जोड़े जी हां हनीमून के बजाय पहुंच रहे होम आइसोलेशन। शादियों को टाल दिया जाए तो घट सकता है संक्रमण। भागलपुर कोरोना की दूसरी लहर न केवल युवाओं की जिंदगियों को निगल रहा है बल्कि गृहस्थ की दुनिया में कदम रखने वाले दंपतियों के अरमानों को भी तोड़ रहा है। 7 फेरे लेने के बाद इनको हनीमून पर जाना चाहिए था, लेकिन उखड़ती सांसें व तपती बदन उन्हें होम आइसोलेशन में पहुंचा दे रही है। लगन की तारीखें जैसे जैसे बीतती जा रही है, कोरोना संक्रमण का दुष्प्रभाव देखने लगा है। बड़ी संख्या में नवविवाहित जोड़े से लेकर उनकी शादियों में शरीक होने वाले उनके अपने होम आइसोलेशन से लेकर कोरोना अस्पताल पहुंच रहे हैं। भागलपुर शहर में बीते 9 दिनों में करीब 9 से 100 शादियों का आयोजन हुआ है। ये शादी न केवल घर में बल्कि मैरिज हॉल में भी हो रही है। कोरोना विशेषज्ञों का कहना है कि शादी जैसे कार्यक्रम पूरी तरह से टाल दी जाए तो कोरोना संक्रमण की रफ्तार में करीब 10% तक की कमी हो सकती है। जेएनयू ने लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई, अब 17 मई तक यूनिवर्सिटी रहेगी बंद। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने राजधानी में कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते कहर और दिल्ली सरकार के एक आदेश के अनुपालन में लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया है। इसके मुताबिक यूनिवर्सिटी अब 17 मई तक बंद रहेगी। कैंपस ने सबसे पहले इस साल 19 अप्रैल 2021 को कैंपस बंद करने की घोषणा की थी। वहीं इसके बाद दिल्ली सरकार की इस अवधि बढ़ाने के बाद 3 मई तक इस समय सीमा को बढ़ाया गया था। बिहार में प्राइवेट नर्सिंग होम की शर्मनाक कारतूत। जी हां, रुपए कम पड़ गए पर मरीज को वार्ड से निकालकर सड़क पर छोड़ा। गया जिले के फतेहपुर में सोमवार को एक निजी नर्सिंग होम संचालक ने एक मरीज को इसलिए निकालकर सड़क पर फेंक दिया। उसने 20,000 रुपये समय पर नहीं चुकाए। 4 दिन में कुल 90,000 का बिल हुआ। 70,000 एडवांस में ले लिया गया था। शेष राशि देने में देर हुई तब मरीज को सड़क पर फेंक दिया गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस गंभीर रूप से बीमार मरीज को CHI फतेहपुर में भर्ती कराया। यहाँ CHC प्रभारी की निगरानी में उसका इलाज चल रहा है। खत्म होने जा रहा है इंतजार। CBSE ने किया लिंक एक्टिव, स्कूल कर सकेंगे 10वीं का रिजल्ट अपलोड। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूलों की 10वीं के विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। सेंट्रल स्कूल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने कक्षा 10 का रिजल्ट देने की तैयारी शुरू कर दी है। बोर्ड ने रिजल्ट तैयार करने के साथ ही नतीजों की घोषणा का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। ई परीक्षा पोस्टल पर लिंक एक्टिव। इसके लिए CBSE ने ई परीक्षा पोस्टल पर एक लिंक डालकर उसे एक्टिव कर दिया है। बोर्ड ने देश भर के CBSE स्कूलों को यह निर्देश दिया है कि इस पोस्टल में विद्यार्थियों के मार्क्स अपलोड करना शुरू कर दी गई है ताकि ससमय रिजल्ट निकाला जा सकेगा। CBSE ने 10वीं के छात्रों के रिजल्ट को अंतिम रूप देने का अंतिम समय 25 मई 2021 तय किया है। DD बिहार चैनल पर 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को पढ़ाया गया साइंस। DD चैनल पर प्रसारित मेरा दूरदर्शन मेरा कार्यक्रम सोमवार से प्रारंभ हो गया है। पहले दिन साइंस विषय की पढ़ाई हुई। बिहार बोर्ड की 9वीं से 12 कक्षा तक के विद्यार्थी घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं। हालांकि विद्यार्थियों के पास आउट पूछने का कोई ऑप्शन नहीं होगा। ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकांश विशेषज्ञों शिक्षकों ने भौतिक जीव विज्ञान को सचित्र पढ़ाया। कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के बच्चों की पढ़ाई शुरू हो गई है। पहले दिन होने के कारण कई विद्यार्थी जानकारी के अभाव में टीवी नहीं देख पाए। सर्व शिक्षा अभियान के संभाग प्रभारी ने कहा कि लॉकडाउन की अवधि में 9वीं से वर्ग 12वीं तक के विद्यार्थी इससे लंबित होंगे। बच्चों के पास टीवी और नहीं है, इसके कारण परेशानी हो सकती है। 15 जून से नहीं होगी इग्नू की ई परीक्षा, 21 दिन पहले दी जाएगी जानकारी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते जून टर्म एंड एग्जामिनेशन का स्थगित कर दिया है। ये परीक्षा 15 जून से शुरू होनी थी। इग्नू के रजिस्ट्रार डॉक्टर VB नेगी ने इस संबंध में सभी क्षेत्रीय निर्देशों और सेंटरों को पत्र जारी कर दिया है। पत्र में कहा गया है कि वर्तमान में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से बचाव बेहद जरूरी है। ऐसे में छात्र हित को मद्देनजर रखते हुए जून टर्म एंड एग्जामिनेशन को स्थगित कर दिया गया है। कोरोना के बीच मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। बारिश के साथ आंधी कर सकती है परेशान। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के विज्ञानी संजय कुमार का कहना है कि प्रदेश के मौसम में बदलाव जारी रहेगा। बारिश के साथ साथ तेज आंधी भी चल सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश के लिए लियो अलर्ट जारी की है।
ताकि लोग मौसम को लेकर सावधान रहे। विशेष रूप से मेघ गर्जन के दौरान लोगों को सुरक्षित स्थानों पर छिपना बहुत जरूरी है। खुले में खेतों में रहना सुरक्षित नहीं है। कई बार पेड़ों पर बिजली गिरने से लोग उसकी चपेट में आ सकते हैं। 24 घंटे में 3,876 मौतें से खौफ। जी हां, 3.29 लाख नए संक्रमित, लेकिन 3.56 लाख ने ठीक होकर तोड़ा 62 दिन का रिकॉर्ड। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर जारी है। देश में बीते 24 घंटे में 3.29 लाख से अधिक नए कोरोना मरीज मिले हैं, जिसमें 3,876 लोगों की जान चली गई है। राहत की बात यह है कि लगातार दूसरे दिन नए मरीजों की संख्या में गिरावट दर्ज हुई है। वहीं 62 दिन बाद पहले बार नए मरीजों की तुलना में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या अधिक है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को यह जानकारी दी। बिहार में 24 घंटे में 10,174 संक्रमित मिले हैं। नए मामलों से अधिक अब कोरोना को मात देने वाले आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 10,174 नए मामले आए हैं, जबकि मामला को मात देने वाले संख्या 15,800 रही है। यह बिहार के लिए काफी राहत भरी खबर है। कोरोना को मात देने वालों की संख्या अधिक होने से रिकवरी रेट में भी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। बिहार की रिकवरी रेट अब 81.9% पहुंच गया है। राजधानी पटना में भी कोरोना को मात देने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है और नए मामलों में कमी आ रही है। लॉकडाउन में अपराध और लॉक, 3 दिन में 4 मर्डर। सरन में लॉकडाउन के दौरान भी क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। जिले में 3 दिन के अंदर 4 हत्याएं हो चुकी है। ताजा मामला बनियापुर थाना क्षेत्र के पैगंबरपुर गांव का है। यहां एक युवक की निर्मम हत्या कर उसकी लाश गांव के बगीचे में पेड़ से लटका दिया गया। मंगलवार सुबह ग्रामीणों की नजर लटकती हुई लाश पर पड़ी तो इलाके में हड़कंप मच गया। लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। पूर्व सांसद पप्पू यादव अरेस्ट, कोरोना गाइडलाइन तोड़ने के आरोप में गिरफ्तार। बिहार में पूर्व सांसद पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर कोरोना गाइडलाइन तोड़ने का आरोप लगाया गया है। उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पटना कोतवाली डीएसपी समेत 5 थानों के थाना प्रभारी उनके मंत्री आवास पर पहुंचे। पप्पू ने पुलिस को आश्वासन दिया था कि कोरोना के दौर में वे घर से बाहर नहीं निकलेंगे। उन्होंने इसकी लिखित कॉपी भी कोतवाली डीएसपी को सौंपी है, लेकिन पटना पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और गांधी मैदान थाना लेकर आ गई। और यहाँ हम आपको बता दें, वैक्सीनेशन की भीड़ में कोरोना का खतरा। वैक्सीनेशन के लिए साइट कम होने से शहर में भीड़ बढ़ गई है। भीड़ के बीच कोरोना का टीका संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। न्यू गाइडनर रोड अस्पताल में हर दिन कोरोना का टीका लेने के लिए महामारी होती है। प्रशासन कोरोना टीकाकरण के दौरान 2 गज की दूरी का पालन करने में फेल है। कहीं कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। सोमवार को राज्य में 1,24,748 लोगों ने कोरोना का टीका लगाया है। बिहार झारखंड के पूर्व डीजीपी का हुआ निधन। झारखंड बिहार के पूर्व डीजीपी टीपी सिन्हा का सोमवार को पटना के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वो 4 दिन पहले सांस में तकलीफ की शिकायत पर भर्ती हुए थे। बेटा जकार्ता में है और कोरोना काल में वो पटना नहीं आ सकता। ऐसे में बहू ने बेटे का फर्ज निभाया और गुलबी घाट पर उन्होंने विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार किया। वो झारखंड के पहले डीजीपी थे। लॉकडाउन के उल्लंघन में 13 गिरफ्तार, 1106 गाड़ी हुई जब्त। लॉकडाउन के नियमों को नहीं मानने वालों के साथ पुलिस सख्ती से पेश आ रही है। बीते 24 घंटे में लॉकडाउन के नियमों के उल्लंघन से जुड़े 13 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि इतने ही व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी संख्या में गाड़ियां भी जब्त की गई और नियमों की अनदेखी करने वालों से जुर्माना वसूला गया। पुलिस मुख्यालय के मुताबिक राज्य भर में 1106 गाड़ियां जब्त की गई हैं। नियमों को नहीं मानने वाले वाहन चालकों से 23,83,500 रुपये जुर्माना भी वसूला गया है। 1 मई से अब तक लॉकडाउन के नियमों के उल्लंघन से जुड़े 121 मामले दर्ज किए गए हैं और 192 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। वहीं 82,1700 वाहन जब्त किए गए हैं। बिहार में ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी जारी। जी हां, NIR से एक सिलेंडर का वसूला। 1.10 लाख अमेरिका से खाते में हुए ट्रांसफर किए गए। कालाबाजारी ने अमेरिका में रहने वाले एक NRI से कोरोना संक्रमित उनके रिश्तेदार पर ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने के लिए यह कीमत वसूली है। हालांकि कालाबाजारी करने वाले 9 शातिरों को EOE ने न सिर्फ ढूंढ निकाला बल्कि गिरफ्तार भी कर लिया है। आमतौर पर 10 किलो के एक सिलेंडर की कीमत लगभग 7,000 रुपए की होती है।
पटना जिले के नौबतपुर के एक एनआरआई ने 5 दिन पूर्व डीजी AIU NH खान को व्हाट्सएप पर बताया कि उनके पटना के रहने वाले एक शख्स ने ऑक्सीजन सिलेंडर देने के एवज में 1.10 लाख रुपए लिए हैं। उनके रिश्तेदार कोरोना संक्रमित थे, उन्हें घर पर ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत थी। ऑक्सीजन के लिए उन्होंने संपर्क किया तो हजराज नाम के शख्स ने मोटी रकम की मांग की। उन्हें ज़रूरत थी, लिहाजा उन्होंने उसके पटेल नगर स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के खाते में यह रकम ट्रांसफर की थी। बिहार में कोरोना के नाम पर अस्पतालों में लूट। जी हां, प्राइवेट अस्पताल ने 3 दिन के इलाज का थमाया 2 लाख का बिल। मुजफ्फरपुर कोविड मरीजों के इलाज में लापरवाही की शिकायत मिलने पर सोमवार को DRDA के निदेशक चंदन चौहान ने शहर के एक निजी अस्पताल में छापेमारी की। वहीं एक महिला मरीज के 3 दिन के इलाज का 2 लाख का बिल बनाया गया था। छापेमारी टीम से परिजनों ने इसकी शिकायत की। टीम ने जांच के दौरान पाया गया कि अस्पताल में कोविड मरीजों का दोहन किया जा रहा है। इलाज के नाम पर उनसे काफ़ी अधिक राशि वसूली जा रही है। महिला मरीज की वहां इलाज के दौरान मौत हो गई। उसके गांव के परिचर ईश्वर चंद्र दिवाकर ने इस मामले में बयान दिया था। इस अस्पताल में भर्ती एक अन्य मरीज से भी ICU एडमिशन व दवा के नाम पर भारी राशि वसूली गई। साथ ही DRDA निदेश ने इस अस्पताल पर कार्रवाई की अनुशंसा जिलाधिकारी से की है। लॉकडाउन में 14 मई को अलर्ट रहेगी पटना पुलिस। बिहार में कोरोना संक्रमण की चैन तोड़ने को सरकार अलर्ट है। सख्ती से थोड़ी राहत भी देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से सोमवार को जारी किए गए आंकड़ों में 10,174 पॉजिटिव बिहार में मिले हैं, यानी थोड़ी राहत तो लॉकडाउन से हुई है। कोरोना काल में आयोजित की जाने वाली शादी व अन्य समारोह में पुलिस व पदाधिकारी मेहमान बन रहे हैं। आयोजन से पूर्व संबंधित थाने में आवेदन की बात करें तो पटना के प्रमुख थानों में अब तक आयोजन के करीब 130 आवेदन आ चुके हैं। पुलिस अधिकारी के मुताबिक 14 मई को काफी संख्या में शादियां हुई है। वहीं कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन किया जाए, इसके लिए विशेष गश्ती दल का गठन किया गया है। और यहाँ हम आपको बता दें, बिहार कोरोना काल में ऑक्सीजन के लिए बढ़ी पीपल और बरगद की मांग। कोरोना के बढ़ते मामले के मद्देनजर राजधानी में तुलसी, पीपल, बरगद, नीम एवं ऑक्सीजन प्लांट की मांग में काफ़ी वृद्धि हुई है। वर्तमान में सर्वाधिक ऑक्सीजन पैदा करने वाले इन पौधों की मांग में 30 से 40% की वृद्धि हुई है। राजधानी के नर्सरियों में फिलहाल तुलसी, पीपल, बरगद एवं ऑक्सीजन प्लांट की खरीदारी करने के लिए लोग प्रतिदिन आ रहे हैं। 147 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लेकर आया पटना एयरफोर्स का प्लान। सरकारी कोविड अस्पतालों में लगेंगे सभी ऑक्सीजन की किल्लत से होगी थोड़ी राहत। कोरोना की दूसरी लहर में मचे कोहराम के बीच बिहार के लोगों के लिए राहत भरी खबर आई है। मंगलवार सुबह 147 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पटना एयरपोर्ट पहुंचे। इसे एयरफोर्स के स्पेशल एयरक्राफ्ट से दिल्ली से पटना लाया गया। पटना एयरपोर्ट पर फ्लाइट के पहुंचते ही बहुत सावधानी के साथ एक एक करके सारे नए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को उतारा गया। फिर उससे बिहार सरकार के बताए जगह पर भेजकर अलग अलग गाड़ियों में लोड कर पहुंचा दिया गया। जल्द ही सभी कॉन्सेंट्रेटर को बिहाटा के ESI हॉस्पिटल, IGIMS, PMCH और NHCH के साथ ही दूसरे सरकारी कोविड हॉस्पिटल में लगाया जाएगा। सुपौल के कम्युनिटी किचन में 9 मई को 80 ने खाना खाया। रिपोर्ट में 212 लिखकर भेजा। एक व्यक्ति के खाने का खर्च आया 50 रुपए। आपदा में पीड़ितों के लिए सरकार ने कम्युनिटी किचन की शुरुआत की है। अधिकारियों ने इसे अवसर में बदल दिया है। सुपौल के राघोपुर ब्लॉक में ऐसा ही मामला सामने आया। यहाँ यदुनाथ मध्य विद्यालय सिमराही में निर्धन और असहाय लोगों को दिन रात के समय मुफ्त खाना खिलाने के लिए विभागीय आदेश पर सामुदायिक रसोई का संचालन प्रखंड प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। इस रसोई से केवल 9 मई को दिन रात मिलाकर कुल 212 लोगों को खाना खिलाए जाने की रिपोर्ट जिला कार्यालय को समर्पित की गई है। इधर रसोई के प्रभारी सह-प्रभारी CI दशरथ मोरैया ने बताया कि 9 मई को दिन में 55 एवं रात में 25 लोगों ने भोजन किया। इस तरह राघोपुर अंचल कार्यालय ने जिला कार्यालय को केवल एक दिन में 132 अधिक लोगों के खाने की रिपोर्ट भेजी है। इस मामले की खुलासा तब हुआ जब स्थानीय लोगों की शिकायत पर मीडिया कर्मियों ने सोमवार को सामुदायिक रसोई की स्थिति की पड़ताल की। बिहार, उत्तराखंड जैसे छोटे राज्यों में दे रहे हैं बड़ी टेंशन। जी हां, कोरोना से होने वाली मौतें बना रही है रिकॉर्ड। भारत में कोरोना वायरस के मामले में
पिछले एक महीने में तेजी दर्ज हुई है। अप्रैल के शुरुआत में लगभग 72,000 मामलों की रिपोर्टिंग से लेकर मई में लगातार 4 दिनों तक 4 लाख से अधिक संक्रमणों की रिपोर्टिंग दर्ज की गई है। रोजाना सामने आने वाले मामलों में 5 गुना से अधिक वृद्धि हुई है। महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्यों में सबसे ज्यादा एक्टिव मामले सामने आए हैं। अब उत्तराखंड, हरियाणा, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्यों में सबसे अधिक एक्टिव मामले हैं। पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे छोटे राज्य की इस कतार में है और राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों ने पिछले 40 दिनों में कोविड-19 से संबंधित मौतों में भारी वृद्धि दर्ज की है। राष्ट्रीय राजधानी जो पिछले महीने तक लगभग 20 दैनिक मौतों की रिपोर्ट करती थी, एक दिन में 400 से अधिक मौतों का अपना सर्वोच्च दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि देश में 10 से अधिक राज्यों में 73% से अधिक मृत्यु हुई है। उत्तराखंड, हरियाणा और बिहार जैसे राज्य में शीर्ष 10 में शामिल हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार गुरुग्राम, देहरादून और कोलकाता भारत में नए कोविड-19 हॉटस्पॉट के रूप में उभर रहे हैं, जबकि सरकारी आंकड़ों के अनुसार झारखंड सबसे ज़्यादा मौतों के साथ शीर्ष राज्यों में नहीं है, लेकिन राज्य में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है। बिहार के औरैया में हरकम एक ही मोहल्ले में 2 लोगों की मौत, परिवार ने कहा ऑक्सीजन लेवल गिरा, जांच करने पहुंची अधिकारी। औरैया में 24 घंटे के अंदर 2 ऐसे व्यक्तियों की मौत हुई जिन्होंने कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके थे। दोनों ही शहर के स्टेशन चौक स्थित वार्ड संख्या 7 किटिया के निवासी थे। इसमें एक 62 वर्षीय रामविलास चौधरी और दूसरे 71 वर्षीय कुमैया देवी थी। दोनों ही परिवार के लोग मौत की वजह ऑक्सीजन लेवल का गिरना बता रहे हैं। एक साथ हुई मौत से इलाके में दहशत है। इधर दोनों मामले की जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। सिविल सर्जन ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को भेजकर जांच पड़ताल जारी की है और साथ ही डॉक्टर मोआइश ने बताया कि रामविलास चौधरी की कोविड-19 से हुई मृत्यु होने की संभावना बताई जा रही है। उन्होंने रविवार को सदर अस्पताल में ऑक्सीजन लगाया गया था, साथ ही परिजनों को घर नहीं लाने दिया गया था। वैक्सीनेशन की दूसरी डोज के 2 हफ्ते बाद ही शरीर बीमारी से लड़ने लायक तैयार होता था। इसी बीच भी सभी कोविड प्रोटोकॉल का पालन शुरू हुआ। एहतियात के तौर पर परिवार के अन्य लोगों की जांच कराई जाएगी। कुमैया देवी के मामले में इन्होंने कहा कि परिवार से पता चला है कि वो बिल्कुल ठीक थी, कुछ हुआ ही नहीं, फिर भी डेथ हो गई। ऐसा होता है कि अचानक कभी सोते हुए हार्ट अटैक हो जाता है, ब्रेन हैमरेज हो जाता है, जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। बिहार में स्वास्थ्य कर्मियों के 50 लाख के बीमा की अवधि 6 माह बढ़ी, नीतीश सरकार का निर्देश। बिहार में कोरोना संक्रमण काल में स्वास्थ्य कर्मियों के 50 लाख रुपए बीमा की अवधि 180 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में सभी जिलों और सभी मेडिकल कॉलेज, अस्पतालों और अन्य स्वास्थ्य संस्थानों के प्राचार्य और अधीक्षकों को इसकी जानकारी दे दी है। वह इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश दिया है। कब है ईद उल फितर, जाने क्या है चांद का महत्व। इस समय रमजान का पाक महीना चल रहा है। जिस दिन रमजान का पाक माह खत्म होता है, ठीक उसके अगले दिन ईद उल फितर का त्यौहार मनाया जाता है। इसे मीठी ईद भी कहते हैं। ईद उल फितर का त्यौहार इस्लामी कैलेंडर के अनुसार रमजान के बाद सवाल की पहली तारीख को मनाया जाता है। ईद उल फितर के दिन मस्जिदों को सजाया जाता है, लोग नए कपड़े पहनते हैं, नमाज पढ़ते हैं, एक दूसरे से गले मिलकर मुबारकबाद देते हैं। घरों पर मीठे पकवान, खासकर मिठाई, सेवई बनाई जाती है। त्यौहार चांद के निकलने पर निर्भर करता है। इस वर्ष यदि चांद 12 मई दिन बुधवार को निकलता है तो उसके अगले दिन 13 मई दिन गुरुवार को ईद उल फितर का त्यौहार मनाया जाएगा। यदि चांद 13 मई को निकलता है तो पूरे देश में ईद उल फितर का त्यौहार 14 मई दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। सही तारीख का निर्धारण चांद के निकलने पर ही निर्भर करता है। मान्यताओं के अनुसार पैगंबर मोहम्मद साहब के नेतृत्व में जंग-ए-बद्र के मुसलमानों की जीत हुई थी। जीत की खुशी में लोगों ने ईद मनाई थी और घरों में मीठे पकवान बनाए गए थे। इस प्रकार से ईद उल फितर का प्रारंभ जंग-ए-बद्र के बाद से ही हुई थी। आज का सवाल, क्या लॉकडाउन में भी बिहार में अपराध बढ़ रहे हैं?
आज के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ बिहार आवर में। नमस्कार।